क्या आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो? कौन कौन से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो लर्न टू अर्न ये बुक पीटर लिंच ने लिखी है। पीटर लिंच अमेरिका के काफ़ी वेल नोन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से एक है। उन्होंने 13 सालों के लिए एक फंड को मैनेज किया था फिडेलिटी फंड हाउस के लिए, और उसका कंपाउंडेड रिटर्न 29.2% था। ये वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, सेकेंड पार्ट शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, थर्ड पार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और फोर्थ पार्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। ये बुक के इंट्रोडक्शन में ऑथर हमें बताते हैं कि हम लोगों को घर पे या स्कूल में इन्वेस्टिंग के बारे में या पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। ऑथर का मानना है कि जो पैसे हम बचा के अपने पिगी बैंक या फिर घर के गुल्लक या तिजोरी में रखते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज वो पैसा ग्रो नहीं होता है। उस पैसे को जब हम बैंक एफडी, स्टॉक्स, सेविंग बॉन्ड, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तभी वो इन्वेस्टमेंट होता है। आपने वो कोट तो सुना होगा ना, टाइम इज मनी, बट ऑथर ने उसको थोड़ा चेंज किया है, टाइम मेक्स मनी। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। जो लोग पैसे को बचा के सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे उनका आगे जाके काफ़ी फायदा होता है, एज कम्पेयर टू वो लोग जो हाथ में आया हुआ पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा, और इससे देश का भी फायदा होगा, बिकॉज हम जो पैसा बैंक में रखते हैं वही पैसा बैंक कंपनी को लोन के तौर पे देता है बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। एक कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो अगर कंपनी कुछ भी गलत काम करती है तो उस पर ही फाइन लगता है। लिस्टेड कंपनी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जिसके पास भी पैसे होते हैं वो उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है और उस कंपनी का पार्ट ओनर बन सकता है। ऑथर बताते हैं कि जैसे जैसे कंपनी और प्रॉफिट बनाती है वो और टैक्स पे करने लग जाती है, ज़्यादा लोग को हायर करना शुरू करती है। इससे इकोनॉमी का और देश का फ़ायदा होता है, एंड ये पूरे चेन की सबसे पहली कड़ी इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पार्ट 2 शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। ऑथर बताते हैं कि कैपिटलिज्म तब शुरू होता है जब लोग प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। जब कोई क्राउड अपने सेविंग्स को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, उसको लोग मेनिया या फिर बबल बोलते हैं। इसमें पैटर्न हमेशा सेम होता है, इन्वेस्टर्स महंगे भाव में चीज़ें ले लेते हैं एंड फिर उन चीज़ों का प्राइस क्रैश होने लगता है। आइजैक न्यूटन, जो इतने बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट बबल में काफ़ी पैसे खोए हैं। अगर एक कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो वो कभी भी बंद नहीं होती है। ऑथर बताते हैं कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क 1784 में न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, एंड वो पहला शेयर था उस एक्सचेंज पे ट्रेड करने वाला, एंड वो अभी भी उधर ही ट्रेड कर रहा है। आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप तभी पैसा बना सकते हैं जब कंपनी सक्सेसफुल होती है। काफ़ी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ये स्टॉक मार्केट का रिस्क है, बट अगर आप ये रिस्क ले लेते हैं एंड अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए तो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। पार्ट 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमें पैसे सेव करना या इन्वेस्ट करना अर्ली एज से ही शुरू करना चाहिए। हम जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा प्रॉपर जगह पे तो वो ग्रो होते रहता है, हमें उसमें डायरेक्ट एफर्ट लेना नहीं पड़ता है। ऑथर बोलते हैं कि अराउंड 7 से 8 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अराउंड 10% CAGR का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करें कि उसकी ग्रोथ इन्फ्लेशन को बीट करे। ऑथर 5 बेसिक जगह बताते हैं जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सेविंग अकाउंट, FD, ट्रेजरी बिल्स, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है। इसमें रिस्क नहीं होता है बट रेट ऑफ रिटर्न भी कम मिलता है। दूसरा ऑप्शन कलेक्टेबल्स। कलेक्टेबल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एंटीक्स, पेंटिंग्स, कार्ड्स एट्सेट्रा। इसमें पैसे डालने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चीज़ें काफ़ी रेयर होती है, सो जैसे ये चीज़ें पुराने होती जाती है वैसे इनका वैल्यू बढ़ सकता है, एंड लोग आगे जाके इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। बट इनमें इन्वेस्ट करने का एक खतरा ये है कि ये चीज़ें चोरी हो सकती है एंड ख़राब भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन हाउस या फिर प्रॉपर्टी। ऑथर बताते हैं कि घर में इन्वेस्ट करने के 2 फायदे हैं कि जब तक घर का भाव ऊपर नहीं चला जाता है आप उस घर में रह सकते हैं या फिर उसे रेंट पे दे सकते हैं। आप घर को लोन पे डाउन पेमेंट देके भी ले सकते हैं, ये भी एक फायदा है। फोर्थ ऑप्शन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक लोन इंस्ट्रूमेंट है
जो एक बोरोवर इशू करता है। वो बोरोवर एक कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई गवर्नमेंट भी। बॉन्ड जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। फिफ्थ ऑप्शन, स्टॉक्स। आप किसी कंपनी के शेयर्स में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि 5 मेथड होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। बाय द वे, इसमें के पहले के 3 तरीके थोड़े फनी हैं। तो पहला मेथड, डार्ट्स। कोई भी कंपनी का नाम लिख लीजिए बोर्ड पे एंड उस पर डार्ट फेंकिए एंड डार्ट जिधर भी लग जाता है उस शेयर को ले लीजिए। ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक पिकिंग है। दूसरा मेथड, हॉट टिप्स। इसमें आपको अगर कोई टिप दे देता है कि ये स्टॉक अच्छा है तो आप उस स्टॉक को ले लेते हैं। ये सेकेंड लोएस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक पिकिंग है। थर्ड मेथड, एजुकेटेड टिप्स। इस मेथड में टीवी पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो जो स्टॉक को रेकमेंड करते हैं आप उन स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। फोर्थ मेथड, ब्रोकर बाय लिस्ट। ब्रोकर जनरली अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भेजते हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट के साथ में, जिसमें टारगेट भी दिया होता है। जब ब्रोकर सेल रिपोर्ट निकालता है तो आप उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। पांचवा मेथड, ओन रिसर्च। ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक पिकिंग है। इसमें आप अपना एनालिसिस एंड रिसर्च के बेसिस पे कंपनी को बाय करते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उससे न्यू फैक्ट्री स्टोर्स खोलती है, तब वो काफ़ी ग्रो करती है। हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उस स्टॉक की स्टोरी पता होनी चाहिए कि हम उस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी आगे जाके क्या करने वाली है। अगर हमें स्टॉक का स्टोरी नहीं पता होगा तो प्राइस के ऊपर नीचे जाने से हम डर जाएंगे। अगर हमें स्टॉक का स्टोरी अच्छे से पता होगा तो प्राइस ऊपर नीचे जाने से हमें डर नहीं लगेगा। ऑथर इस बुक में हमें 3 एडवाइस बताते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते समय। सबसे पहली एडवाइस, याद रखिए ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई इन्वेस्टर हो जिसका 100% सक्सेस रेट होता है। अगर आपके 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा तो उसमें से 2-3 स्टॉक्स काफ़ी पैसे कमाएंगे, 2-3 स्टॉक्स का लॉस होगा एंड बाकी 4-5 स्टॉक्स में या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कुछ बोल नहीं सकते। सेकेंड एडवाइस, ब्रोकर से थोड़ा सावधान रहिएगा, बिकॉज भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस, ब्रोकर को तो हमेशा उसका ब्रोकरेज यानी कमीशन मिलने ही वाला है, इसीलिए टिप्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। थर्ड एडवाइस, ऑथर बताते हैं कि ओवर लॉन्ग टर्म हमें अच्छे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं स्टॉक मार्केट को तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा यह है कि उसमें एक फंड मैनेजर होता है, वही डिसाइड करता है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स को बेचना चाहिए। फंड मैनेजर काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी पोर्टफोलियो क्रैश प्रूफ नहीं होता है। जब मार्केट गिरता है ऑलमोस्ट हर पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। 4 एडवाइस जो ऑथर हमें बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और थर्ड एडवाइस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा और भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहली एडवाइस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इक्विटी फंड्स यानी कि वो फंड्स जो पूरे पैसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं उसमें लगाना चाहिए, ना कि हाइब्रिड फंड्स या फिर डेट फंड्स में। सेकेंड एडवाइस, सही म्यूचुअल फंड चुनना ईजी काम नहीं है, बट आप पास रिकॉर्ड के बेसिस पे रैंक कर सकते हैं कि कौन सा फंड अच्छा चल रहा है। थर्ड एडवाइस, सेकेंड एडवाइस से भी इम्पोर्टेंट ये एडवाइस है, हमें फंड मैनेजर कौन है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो नया फंड मैनेजर है या एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, जो फंड्स उसने पहले मैनेज किए हैं उसका क्या रिटर्न रहा है वो ज़रूर देखना चाहिए। फोर्थ एडवाइस, हमें एक्सपेंस रेशो पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो उसके वजह से हमारा रिटर्न कम होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड कमेंट्स में हमें और ऐसे टॉपिक्स के सजेशन दे जिस पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4, लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब कंपनी छोटी होती है तो उसके पूरे 100% शेयर्स फाउंडर के पास ही होते हैं। स्टार्टिंग में लाया गया कैपिटल जब कम पड़ने लग जाता है, कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, फाउंडर्स पैसे रेज करने के लिए कंपनी के शेयर्स बेचते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। फिर जब कंपनी थोड़ी और ग्रो कर लेती है तब वो IPO निकाल के आम पब्लिक से पैसा उठाती है। फिर वो एक छोटी कंपनी से मिड कैप कंपनी में ग्रो हो जाती है। फिर कंपनी में एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है जब उनके प्रोडक्ट्स नहीं चलते हैं। कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है एंड फिर या तो वो ग्रो करती है या तो फेल हो जाती है। कुछ कंपनी ही सक्सेसफुल लार्ज कैप कंपनी बन पाती है। ऑथर एक पॉइंट हमें याद रखने बोलते हैं कि जैसे एक इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वैसे ही कंपनी के लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं।
कोई भी कंपनी हमेशा टॉप पे नहीं रहती है। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये बुक खरीदना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट कहीं पे दिया होगा, आप उधर से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।